वेलकम अगेन टू सर्वोदय शिक्षा यूट्यूब चैनल। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। और जिसमें टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है सरफेस टेंशन। इससे पहले के टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, तो शुरू करते हैं सरफेस टेंशन को। और इससे पहले कि ये टेंशन बढ़ा है, पहले समझते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है और हम इसको जनरली ऑब्जर्व कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ग्लास है, इस ग्लास में भर दिया है पानी। और जो पानी भरा हुआ है आप उसमें देख सकते हैं कि जो पानी की सरफेस है, ये जो ग्लास का जो किनारा है उससे भी ऊपर निकल गई है। यहाँ से देखते हैं, इससे भी ऊपर निकल गई है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी पॉलीथीन से या किसी चीज से बंद कर रखा होगा और पानी उस पॉलीथीन में ऊपर की तरफ भर गया है। आगे देखते हैं, इसमें देखिए, अब इस सरफेस पर हमने एक पेपर क्लिप लगाई और आप देखिए पेपर क्लिप ऐसा लग रहा है जैसे तैर रही है, जबकि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि जो पेपर क्लिप तो है ये लोहे की बनी हुई होती है, ये मेटल की होती है। और मेटल आमतौर पर तैरता नहीं है क्योंकि उसकी डेंसिटी तो पानी से ज्यादा होती है, लेकिन ये तैर रहा है। और तैर रहा है इसका मतलब ये है कि जरूर जो वाटर की सरफेस यानी फ्लूइड की सरफेस, फ्लूइड के केस में हम यहाँ पर स्पेशली लिक्विड की ही बात कर रहे हैं, लिक्विड की सरफेस में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसने अपने से ज्यादा डेंसिटी की चीज को भी अपने ऊपर रोक लिया। अब इसको हम फ्लोट करना तो नहीं कह सकते, कोई एनर्जी है या कोई ताकत है जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। देखो, एक दूसरी पेपर क्लिप लगाई, वो पेपर क्लिप भी इसके साथ यहां पर रुक गई है। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये कॉइन है, ये 5 रुपए का सिक्का तो नहीं है, इस पे 5 सेंट्स लिखा हुआ है। तो ये भी इसके ऊपर, इसकी सरफेस पर ऐसा लग रहा है कि तैरने लगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, ये प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन को समझने में हमारी मदद करेगी। यहाँ पे देखिए क्या है, ये इंक है यहाँ पर, और सामने एक कैपिलरी है। ये कैपिलरी क्या है, एक पाइप होता है छोटा सा, जिसमें मतलब रेडियस उसकी बहुत छोटी होती है। और उसको हमने जिसके ऊपर रखा, तो देखिए क्या होता है। इसको चलाते हैं आगे, तो देखिए इंक जो है इस कैपिलरी में यानी इस पाइप में ऊपर की तरफ अपने आप चढ़ गई। किसी ने इसको खींचा नहीं है फूंक से या मुंह से। यहाँ पे देखिए, एक ये कार्ड रखा हुआ है, इस कार्ड को आधा पानी पे ग्लास पर रखा और आधा बाहर रखा, और उस पर कॉइन रखा तो कॉइन गिर गया। लेकिन पानी भरने के बाद पानी ने ऐसा लगता है कोई ग्रिप बना ली, और अब उस पर सिर्फ एक कॉइन नहीं, एक से ज्यादा कॉइन भी रोके जा सकते हैं। यानी कि लिक्विड की जो सरफेस है, उस सरफेस में इतनी ताकत है कि वो इस कॉइन के वेट के बराबर फोर्स को जनरेट कर सकती है और इसको बैलेंस कर सकती है। अब ये चीज पानी में ये ताकत कैसे है, यही असल में हमें समझना है। सब्सक्राइब करने के लिए इसने बोला। और देखिए यहाँ पर जो मच्छर होते हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि पानी की सरफेस पर मच्छर आते हैं, अंडे दे देते हैं, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो वो उसकी सरफेस पर बैठता कैसे है। एक बार मैंने कोशिश की थी पानी की सरफेस पर, इसी तरह से जब रखा, फचाक से मैं अंदर घुस गया, डूब गया उसमें तो पानी मुझे रोक नहीं पाया। पर पानी के पास सरफेस पर जो ताकत है वो इतनी तो है कि मच्छरों को तो वो रोक ही पाया। इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या है, एक पानी भरा हुआ है, उसमें थोड़ा सा कुछ कागज वागज टुकड़े डाल दिए। फिर हमने क्या किया, साबुन से सनी हुई उंगली, साबुन से सनी हुई उंगली का मतलब होता है कि हमने अपनी फिंगर को साबुन में डुबोया। साबुन में डुबोने के बाद हमने क्या किया, उसको उस पानी में डाला। अब ये पानी जो है इसमें काली मिर्च टाइप की कुछ डली हुई है। साबुन से उंगली को हमने भिगोया और जैसे ही इस फिंगर को इसमें लगाया, देखिए क्या होता है, ये सारी काली मिर्च जो है वो दूर की तरफ चली जाती है। अब ये सब क्या है, यही सब हमें इसमें पढ़ना है। तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर, और इन सभी एक्टिविटीज को हम वहां पर रिकॉल करेंगे और कंपेयर करेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो फिर से शुरू करते हैं टॉपिक सरफेस टेंशन। देखिए, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। पहला, ऑयल और पानी आपस में मिलते नहीं हैं। ये एक एक्टिविटी हो गई, एक तरह से हम छोटी क्लासों में ये कर चुके हैं। वाटर वेट्स यू एंड मी बट नॉट डक्स। पानी जब हमारी सरफेस पर यानी हमारी बॉडी पर गिरता है तो हमें गीला करता है, लेकिन डक जो होती है, बत्तख, उसको ये गीला नहीं करता है। मरकरी डज नॉट वेट ग्लास। जो मरकरी होता है
उसको अगर हम ग्लास की सरफेस पर जब लगाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो उससे लगता है कि मरकरी ग्लास की सरफेस को भिगोता नहीं है, इवन कि हमारे हाथ को भी भिगोता नहीं है। आप ऐसा करना नहीं, क्योंकि मरकरी में हम अपना फिंगर अगर डुबोते हैं तो डुबो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसमें कहीं कोई कट है तो हमारे लिए ये हार्मफुल हो जाता है। उसके बाद ऑयल राइजेस अप इन कॉटन विक। जब हम दिया जलाते हैं तो दिया जलाते हैं तो नीचे तेल होता है, ऊपर कॉटन होती है। उसको एक बार भिगोने के बाद जब हम उसको जलाते हैं ना, तो तेल लगातार नीचे से ऊपर अपने आप चलता रहता है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की यानी ऑयल की, ये प्रॉपर्टी भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी हुई। इन स्पाइट ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी सब चीजों को नीचे खींचती है, पर इस वाले केस में वो जो ऑयल है वो अपने आप ऊपर जाता रहता है। इसी तरह से और एक्टिविटी की बात करते हैं। सैप एंड वाटर राइजेस अप टू द टॉप ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री। ये हम जान चुके हैं, प्लांट के बारे में हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था। पानी जो है जड़ों से चलता है और लीफ तक पहुंच जाता है। ये कैसे चलता है? दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। अभी देखिए, पढ़ा नहीं है, उससे पहले इतनी सारी चीजें हैं। हेयर ऑफ ए ब्रश डू नॉट क्लिंग टुगेदर व्हेन ड्राई एंड इवन व्हेन डिप्ड इन द वाटर, बट फॉर्म अ फाइन टिप व्हेन टेकन आउट ऑफ इट। ब्रश जो होता है, पेंट करने वाला ब्रश, जब उसको हम किसी ग्लास के अंदर डालते हैं ना, तो उसके ब्रशल है ना ऐसे ऐसे लहराते रहते हैं अंदर, और जब बाहर निकालते हैं तो वो सारा का सारा एक साथ जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो ना, इस तरह से फाइन टिप बन जाती है। तो ये सारी चीज इन्होंने बताई। ऑल दीज एंड मैनी मोर सच एक्सपीरियंस आर रिलेटेड विद द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब इसमें एक पहली इंपॉर्टेंट बात बोली है। वो बात क्या है? वो ये है, ये सारे के सारे फिनोमेना जितने भी हमने दिखाई, एक्टिविटी दिखाई, ये सारे के सारे लिक्विड की फ्री सरफेस से रिलेटेड है। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विड है। अब देखिए, फ्लूइड वर्ड नहीं बोल रहे हैं हम, लिक्विड बोल रहे हैं, क्योंकि फ्लूइड है गैस। गैस में फ्री सरफेस जैसी कोई चीज नहीं होती है, सब तरफ से खुला है और वो एक्सपेंड भी करती है। तो ये लिक्विड की ही प्रॉपर्टी है, तो फ्री सरफेस से रिलेटेड है। आगे लिखा है, दीज सरफेस पॉजेस सम एडिशनल एनर्जी। यहां पर ये जो सेंटेंस लिखा है, अभी बिना एक्सप्लेन किए लिखा है, इन सरफेस में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। दिस फिनोमेना इज नॉन एज सरफेस टेंशन। कौन सा फिनोमेना? लिक्विड की फ्री सरफेस में एक एनर्जी होती है, उस फिनोमेना को सरफेस टेंशन कहा। एंड इट इज कंसर्न विद ओनली लिक्विड, सिर्फ लिक्विड से रिलेटेड है। एज गैसेस डू नॉट हैव फ्री सरफेस, गैस में कोई फ्री सरफेस नहीं होती है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। अब इस फिनोमेना की समझने की बात करते हैं। ओवरऑल क्या बोला है? कुछ एक्टिविटीज हमने देखी, उस एक्टिविटी से हमें ये पता चला लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है उसमें एक एनर्जी होती है, उसको नाम दिया सरफेस टेंशन। ठीक है, आगे चलते हैं। सरफेस एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए हम इनको वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, जिससे कि अगर कोई पुरानी कमी रह गई है तो वो भी दूर हो जाए। अ लिक्विड स्टे टुगेदर बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। इसमें एक छोटी क्लास की बात बताई गई है। जो भी मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहता है, जिसकी वजह से वो बंधे होते हैं। सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा और गैस में सबसे कम। तो हमारा केस तो है लिक्विड, तो लिक्विड में भी अट्रैक्शन फोर्स मॉडरेट रहता है, सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा। ठीक है। कंसिडर ए मॉलिक्यूल वेल इनसाइड ए लिक्विड, द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर सच दैट इट इज अट्रैक्टेड टू ऑल ऑफ द सराउंडिंग मॉलिक्यूल, फिगर 9.14a। जब भी फिगर आता है तो हम फिगर से ही चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। दिस अट्रैक्शन रिजल्ट इन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल। अब इस बात को समझते हैं कि ये बात क्या है। ठीक है, फिर इस पे हम इस जगह पर वापस से आएंगे। तो उस डायग्राम पे चलते हैं जहां इन्होंने बना रखा है। बड़ी मेहनत से ये लोग डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम तो कोई खास बहुत अच्छा सा तो लग नहीं रहा, पर जो भी है देखिए, ये है लिक्विड की सरफेस के अंदर का सिचुएशन। ठीक है, अब जो भी है अब इसमें यहां पर ये बीच में एक मॉलिक्यूल दे रखा है। इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ बहुत सारे बाकी के मॉलिक्यूल हैं, सभी ने इस पर फोर्स लगाया हुआ है।
तो ये फोर्स क्या है, सारे के सारे मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्ट कर रहे हैं उस केस में जो नेट फोर्स होता है इस मॉलिक्यूल पर, वो फोर्स तो हो जाएगा जीरो, पहली चीज। दूसरी बात, फोर्स जो है, अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो दो तरह का फोर्स हम बात करते हैं। एक फोर्स होता है अट्रैक्टिव और दूसरा फोर्स होता है रिपल्सिव। जहां जहां फोर्स है वहां वहां हमें कोई भी अगर मोशन करना होता है तो हमें अलग से अपनी ताकत लगानी पड़ती है, मीन्स फोर्स लगाना पड़ता है। जब हम फोर्स लगाते हैं तो होता है वर्क डन, और वो वर्क डन जो है, वही वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम से जब हम समझते हैं कि वही वर्क डन उसमें उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी। अब यहां वाले केस में अगर एक जगह ही रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर में एम तो है मास, जो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। वी किसी केस में नेगेटिव मान भी लें तो स्क्वायर करने से ये पॉजिटिव हो जाता है। तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया। लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, अट्रैक्टिव फोर्स जब होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव, और जब रिपल्सिव फोर्स होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है पॉजिटिव। ये मैं आपको याद दिला रहा हूं, हमने वर्क एनर्जी पावर में ये पढ़ा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। क्लियर? एनर्जी ज्यादा या कम ये एक पार्ट है, पॉजिटिव या नेगेटिव होना दूसरा पार्ट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, -100 जूल, इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी कम है। इसका मतलब ये है जिस कारण से एनर्जी है, यानी जिस फोर्स से एनर्जी है, वो अट्रैक्टिव फोर्स का फील्ड है। बस उसका मतलब इतना है, तो आप इतना याद रखिए। तो लिक्विड के अंदर कोई मॉलिक्यूल है उस पर नेट फोर्स जीरो। यहां पर जितनी भी फोर्स है सारे के सारे अट्रैक्टिव हैं, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक बात क्लियर? अब आते हैं दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर, यानी इस पर। यहां क्या है, यहां है लिक्विड की सरफेस। दिस इज सरफेस ऑफ लिक्विड। अब सरफेस का मतलब है यहां पर है पानी यानी कि लिक्विड, और ऊपर है यहां पर एयर। यहां पर जिस मॉलिक्यूल की बात की गई है वो मॉलिक्यूल है सरफेस का मॉलिक्यूल, क्योंकि सरफेस टेंशन में एक वर्ड तो सरफेस है ना, तो सारा लेना देना तो हमें सरफेस से ही है। अभी तक जितने हमने एक्टिविटी देखी वो भी सरफेस एनर्जी की बात करते थे, तो सरफेस पर आ गए हम। जब सरफेस पर आए तो जैसे यहां पर इतने सारे फोर्स लग रहे हैं, सरफेस पर भी फोर्स लगेंगे। यहां नेट फोर्स जीरो हुआ, लेकिन यहां नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। यहां पर सारे फोर्स हैं लिक्विड के अंदर की तरफ, ऊपर तो कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है नहीं, तो नेट फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक? अगर कोई, अब ये फोर्स कहां तक लगेगा इसको भी समझिए। लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है, मैं एक मॉलिक्यूल यहां बना देता हूं। तो ये मॉलिक्यूल जो है, इसकी खास बात है, मॉलिक्यूल यहां है सरफेस पर, तब तो हम ये मान के चलते हैं थोड़ा सा भी ऊपर होता तो उस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ लगता, और अगर इसके नीचे नीचे है तब इसका नेट फोर्स हो जाएगा इस तरह से जीरो। तो सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल पर ही ये काम होगा। अगर मॉलिक्यूल मैंने ये वाला माना तो इस पर नेट फोर्स कितना, जीरो। ये मॉलिक्यूल है फ्री, ये कहीं भी जाए पर कोई फोर्स नहीं है, तो इसको चलाने के लिए कोई वर्क डन भी नहीं चाहिए। लेकिन इस मॉलिक्यूल को अगर मुझे यहां लाना है, यहां लाने का मतलब है भाई लिक्विड के मॉलिक्यूल तो आते ही है ना ऊपर नीचे, तो जो सरफेस में आएगा तो उस पर एक नीचे की तरफ फोर्स काम करेगा। तो उसको अगर ऊपर ले जाना है तो कोई ना कोई वर्क डन होगा। कौन करेगा फिलहाल इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई वर्क डन होगा, और वही वर्क डन उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है जो ऊपर इस जगह पर है, इन मॉलिक्यूल में एक स्पेशल एनर्जी रहेगी। सिर्फ इतना हमने समझा। फिर से लाइन बोलता हूं,
लिक्विड की सरफेस के अंदर कहीं अगर मॉलिक्यूल है, उन पर नेट फोर्स है 0। इनको चलाने के लिए कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मॉलिक्यूल सरफेस पर आएंगे तो लिक्विड के अंदर से सरफेस पर आने के लिए एक उन पर वर्क डन होगा। वही वर्क डन उनकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और इस वजह से लिक्विड की सरफेस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब में एक एडिशनल एनर्जी होगी, जिसको कि हम सरफेस एनर्जी कह रहे हैं। बात क्लियर यहां तक? एक तरह से और समझते हैं इस बात को। यहां पर हमने कहा इनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, ठीक है। अब यहां पर कोई मॉलिक्यूल होगा, अब इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जितने फोर्स यहां है उतने तो इससे कम लग रहे हैं। इस पे तो चारों तरफ से फोर्स है, इस पे सिर्फ आधी तरफ से फोर्स है। इसलिए यहां जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उससे कम पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी। लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी वो है नेगेटिव, जैसे इसकी -40 तो इसकी -20। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो यहां पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी हम कह सकते हैं कि वो माइनस की है और वो यहाँ पर ज्यादा होगी। अब देखते हैं कि जो वहां लिखा हुआ है ना, उससे हमारी कितनी चीजें मैच करती है, फिर आगे चलेंगे। पहले आते हैं इस बात पे, दिस अट्रैक्शन, कौन सा अट्रैक्शन? मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। दिस अट्रैक्शन रिजल्ट्स इन अ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल। बात क्लियर? वो अट्रैक्शन था फोर्स का। ये जिस अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं वो है अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिक्यूल के बीच का। फोर्स अगर अट्रैक्टिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमने समझी क्या थी? नेगेटिव। अगर ये रिपल्सिव होता तो ये पॉजिटिव होती। ये बात क्लियर? आगे चलते हैं। Which depend on the number and distribution of molecule around the chosen one, but the average potential energy of all the molecule is same. This is supported by the fact that to take a collection of such molecule and to disperse them far away from each other in order to evaporate or vaporize, the heat of evaporation required is quite large. For water it is of the order of 40 kilojoule per mole. क्या बताने की कोशिश की गई है वो बताया। अब हो सकता है यहां से आपको बात समझ में नहीं आए, पर हम चूंकि समझ चुके हैं इसलिए बताता हूं। कहने का मतलब ये है मॉलिक्यूल में एनर्जी होती है। वो एनर्जी कैसे पता चलती है? ये कह रहे हैं कि अगर लिक्विड को एवापोरेट करना है तो फ्री में नहीं होंगे, उसके लिए एवापोरेशन की एनर्जी देनी पड़ती है। उससे हमें ये प्रूफ मिलता है कि लिक्विड की सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उनमें एनर्जी होती है। नहीं होती तो फ्री में ही एवापोरेट कर देते। तो फॉर वाटर इज द ऑर्डर ऑफ 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है लेट अस कंसीडर ए मॉलिक्यूल नियर द सरफेस। ये हम समझ चुके हैं, ये दूसरे वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं। ओनली लोअर हाफ साइड ऑफ इट इज सराउंडेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल। ये भी समझ चुके हैं। उसका सिर्फ यहां मॉलिक्यूल है तो नीचे वाला पार्ट जो है वही लिक्विड मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। ये बात भी क्लियर है। देयर इज सम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दीज। बात क्लियर? ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैं लिख देता हूं यहां पे एक रफ फिगर समझने के लिए, -20 जूल। But obviously it is less than that of a molecule in bulk that is one fully inside. कहना ये चाह रहे हैं जो मॉलिक्यूल पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है यहां, उससे ये पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इज लेस देन दैट ऑफ ए मॉलिक्यूल इन बल्क। ठीक है, कम होने का मतलब है यहां कैसी थी -40 और वो है -20। कम दिखा दी हमने, यानी मैग्नीट्यूड वाइज वो कम है। लेकिन ये नेगेटिव साइन को देखें तो इसकी ये वैल्यू कितनी है? ज्यादा है। आगे चलते हैं। अप्रोक्सीमेटली इट इज हाफ ऑफ द लेटर। अब बाई चांस हमारे तुक्के में हाफ हो गई है, पर यह है चूंकि इसके सरफेस के चारों तरफ फोर्स है और इसके सिर्फ आधे वॉल्यूम में फोर्स है, इसलिए करीब करीब ये आधी होती है। मॉलिक्यूल ऑन अ लिक्विड सरफेस हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी इन कंपैरिजन टू द मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर। यहां पे देखिए हमारी बात क्लियर हो गई। सरफेस वाले मॉलिक्यूल के पास अंदर वाले मॉलिक्यूल से एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। ये समझ में आ रहा है? यहां से एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई है। और ये हमने तो ये भी समझ लिया है कि ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों होती है। इन्होंने क्या लिखा है उसको देखते हैं। अ लिक्विड
thus tend to have the least surface area which external conditions permit। इसका मीनिंग समझिए, लिक्विड की सरफेस के पास एनर्जी है, ये बात समझ गए। अब सरफेस का एक छोटा सा डायग्राम मैं यहां बनाता हूं जिससे आपको ये लाइन समझ में आए। ये लिक्विड की सरफेस हो गई, ये कोई मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल का जो चारों तरफ के जो मॉलिक्यूल हैं दूसरे वाले, वो इसको इस तरह से खींचने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए सारा लिक्विड खींच के मतलब अट्रैक्शन के फोर्स में है। बिल्कुल सरफेस वाला क्या होगा, ये भी ऐसे खींच रहा है किनारों से। तो इससे क्या होगा, पूरा सरफेस एरिया ऐसा लगेगा श्रिंक होने की कोशिश कर रहा है, खींचना चाह रहा है अंदर की तरफ। सबसे छोटा एरिया किसका होता है, स्फेयर का। यानी अगर इस सरफेस को पूरा फ्री छोड़ दिया जाए तो ये पानी की बूंद बन जाएगी। ये यही कहना चाह रहे हैं कि सरफेस एनर्जी की वजह से लिक्विड श्रिंक होने की कोशिश करता है, जैसे कि ये अपने आप को सिकुड़ के छोटा करना चाहता है। तो फिर से पढ़ते हैं, अ लिक्विड दस टेंड टू हैव द लीस्ट सरफेस एरिया, छोटा करना चाह रहा है, विच एक्सटर्नल कंडीशन परमिट। अगर बाहर की कंडीशन परमिट करे मतलब बाहर से फ्री कर दिया जाए इसको, पानी को हवा में उछालो, बूंद बन जाती है। क्यों, चारों तरफ से फ्री हो गई, तो सरफेस टेंशन की वजह से उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है और वो बूंद बन जाती है। आगे क्या लिखा है, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया रिक्वायर्ड एनर्जी। ये बात समझिए, अगर ये एक सरफेस है, इस सरफेस को मैं डबल करना चाहता हूं तो यहां भी मॉलिक्यूल लाने पड़ेंगे। जब यहां मॉलिक्यूल लाएंगे तो इनको एक्स्ट्रा एनर्जी भी चाहिए, तो इसलिए सरफेस ज्यादा तो सरफेस एनर्जी भी ज्यादा। आगे चलते हैं, मोस्ट सरफेस फिनोमेना कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ दिस फैक्ट, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हैविंग ए मॉलिक्यूल एट द सरफेस। ये क्वेश्चन पूछ रखा है, इसके आगे इनके आंसर्स मिलते जाएंगे, कुछ हाईलाइट हमने कर रखा है। एज मेंशन अबव, roughly it is half the energy required to remove it entirely from the liquid, half the heat of evaporation। ये एक जनरल एनालिसिस है, जितना लिक्विड के अंदर हम बताते हैं एनर्जी होती है, उससे हाफ एनर्जी ऊपर की तरफ रहती है। तो जो बची हुई हाफ एनर्जी है ना, वो हमें देनी पड़ती है, तब जाके ये रिलीज होगा। अब ये देनी पड़ती है वर्ड जो है ना, ये माइनस में है, सारे ध्यान रखना, -40 -20 टाइप, इसलिए हमें इस तरह के वर्ड बोलने पड़ रहे हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इन्होंने पूछा कि सरफेस में एनर्जी कितनी होती है, सरफेस टेंशन क्या वर्ड है, इसके लिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वी हैव डिस्कस्ड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द सरफेस ऑफ लिक्विड, द क्रिएशन ऑफ मोर सरफेस, स्प्रेडिंग ऑफ सरफेस, कीपिंग अदर थिंग लाइक वॉल्यूम फिक्स्ड रिक्वायर एडिशनल एनर्जी। ये पूरा नहीं है, मीनिंग जो है उसका मीनिंग बताता हूं क्या है। ये हम देख चुके हैं कि हमें सरफेस बनाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर सरफेस को क्रिएट करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। यही यहां पर लिखा है कि वॉल्यूम को फिक्स करके सरफेस को बढ़ाएं तो एनर्जी देनी पड़ती है। कितनी देनी पड़ती है वो अगले टॉपिक में हम समझते हैं। अगला टॉपिक नहीं है, इसी में ही है। यहां पे क्या किया है, ये देखिए, ये एक वायर का फ्रेम बनाया है, एल उसकी लेंथ है। जैसे कि मान के चलो कि ये एक वायर का फ्रेम है, उसके ऊपर एक वायर का बना हुआ एक स्लाइडर है जो ऐसे चल रहा है। अब हमने क्या किया, इसको साबुन के घोल में डुबोया और सामने ये स्लाइडर है उसको ऐसे चलाया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लिक्विड की फिल्म बन गई। वो लिक्विड की फिल्म अगर जब ये यहां तक रखा है तो फिल्म है इतने पार्ट में, यानी ये, और इसको थोड़ा सा और सरकाया तो फिल्म थोड़ी और ज्यादा बन गई। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने जब इस पर फोर्स लगाया तो हमने सरफेस को इंक्रीज किया। सरफेस इंक्रीज करने का मतलब क्या है, एनर्जी इंक्रीज, सीधी सीधी बात करते हैं, एनर्जी इंक्रीज। ये कितनी इंक्रीज होगी हम ये चेक करेंगे, फिर देखेंगे सरफेस टेंशन किसे कह रहे हैं। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। फिलहाल ये हमने कोई फोर्स नहीं लगा रखा, वो जो स्लाइड करने वाला जो वायर है, ये वायर एक जगह रुकी हुई है। रुकी होने का मतलब है ये वाले जो फोर्स हैं ये तो हो गए इंटरनल फोर्स,
जो मॉलिक्यूल्स के अंदर दूसरा मॉलिक्यूल लगा रहा है, सरफेस पे लग रहे हैं, ये वो वाले फोर्स हो गए इंटरनल फोर्स, और ये वाले हो गए एक्सटर्नल फोर्स। फिलहाल हम कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में है, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो दूसरा केस है उसमें हमने फोर्स एक्स्ट्रा लगाया है और सरफेस को डी डिस्टेंस से बढ़ा दिया है, यानी कि इस वायर को थोड़ा सा स्लाइड कर दिया है। जब वायर स्लाइड कर दिया है तो कितना एरिया बढ़ा, ये देखिए यहां पर जो एरिया इंक्रीज हुआ वो कितना इंक्रीज हुआ, एल लेंथ और डी इसकी विड्थ, तो लंबाई इंटू चौड़ाई वो हो गया एल इंटू ए, ठीक है। ये जितनी भी जो बात कर रहे हैं ये फ्री सरफेस की बात कर रहे हैं। अब ऐसे लिक्विड की फिल्म बनेगी तो देखो इधर भी हवा है, पीछे की तरफ की हवा है, तो दो सरफेस हो गई, तो एरिया जो है ना डबल काम में लेंगे, तो 2 इंटू एल ए, ये आ गया एरिया। अगर हम यहां पर डिफाइन करें एक वर्ड दैट इज एस, एस स्टैंड फॉर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या है, दिस इज एरिया जो बढ़ा है इसमें जो एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी है पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन इज एनर्जी पर मीटर स्क्वायर, यानी पर यूनिट एरिया। मैं लिख देता हूं, एस इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया की सरफेस एनर्जी कितनी, एस। तो हमारा एरिया कितना बढ़ा है, 2LA। इतने एरिया की सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2LA इंटू एस। ये एनर्जी जो है वो हमने एक्स्ट्रा बढ़ा ली, बढ़ गई मतलब। अब ये एनर्जी आई कहां से, ये एनर्जी आई इस खींचने में जो वर्क डन किया इसकी वजह से। वर्क डन कितना होगा ये हम यहां से देख सकते हैं, वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, कम से कम इंटरनल फोर्स F के बराबर तो रखना ही पड़ेगा, तो ये फोर्स हो गया इतना, डिस्प्लेसमेंट है D। तो ये फोर्स इंटू D, जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इस एनर्जी से कंपेयर करके हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर इन दोनों को कंपेयर करना है, तो 2LAS इज इक्वल टू F इंटू डी, ये कर सकते हैं। ये जिसको हम A लिख रहे हैं बेसिकली वो D है, क्योंकि हमारी लेंथ D है, तो यहां पर भी ये D हो जाएगा, यहां पर भी ये D हो जाएगा, यहां पर भी ये D हो जाएगा, ठीक है ना। हमने पहले D माना था, गलती से इसको हमने A लिख दिया। तो सरफेस एनर्जी S की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन 2L। तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसको सरफेस टेंशन बोल रहे हैं, और यहां से बोल रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ को भी समझिए, ये जो लंबाई है जिस पर हमने वायर बांधा हुआ या वायर है, इस पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ पर कितना लग रहा है, उससे हम पता लगाते हैं कि सरफेस टेंशन कितना है। अब आपको यह भी डाउट हो सकता है कि लेंथ डबल क्यों आ गई है, ठीक है, तो डबल क्यों आई है ये भी समझिए। डबल मतलब 2L क्यों आ गई, सीधे F अपॉन L क्यों नहीं आ गया। ये वायर है ऐसे बंधा हुआ, ये जो फिगर है ये मेरे हाथ से मैंने फिंगर से यहां बना दिया। अब इसकी एक सरफेस इधर है और एक सरफेस पीछे की तरफ है। इधर वाली सरफेस पर जो फोर्स है वो यहां लगे हुए हैं इस लेंथ पर, और जो पीछे वाली सरफेस पर फोर्स है वो भी तो लेंथ पर है। तो दो तरह की लेंथ है, एक आगे वाली एक पीछे वाली, इसलिए लेंथ यहाँ पे ऑटोमेटिक 2L आ गई, इसलिए हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब समझते हैं कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने बताया है सपोज वी मूव द बार बाय ए स्मॉल डिस्टेंस D, उस वायर को D डिस्टेंस चलाया, एरिया ऑफ द सरफेस इंक्रीज हुआ जैसा कि हमने बताया। अब सिस्टम नाउ हैज मोर एनर्जी, सिस्टम में मोर एनर्जी क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है। दिस मीन्स सम वर्क हैज बीन डन अगेंस्ट द इंटरनल फोर्स। एनर्जी बढ़ने का मतलब है वर्क डन जरूर हुआ होगा, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से। लेट दिस इंटरनल वर्क फोर्स इज F, फोर्स माना F, तो वर्क डन हो गया F इंटू डी, जो हमने भी कैलकुलेट किया। फिर क्या किया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया उसको मान लिया है S, ये क्लियर हो गया। टोटल एरिया कितना बढ़ा,
ये हमने L इंटू डी से निकाला था। तो यहां पर देखिए, ये तो है वर्क डन और ये है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू 2 इंटू एल इंटू डी। 2 क्यों लिया? क्योंकि एरिया डबल है, आगे की सरफेस और पीछे की सरफेस, और कंपेयर किया तो इसका फॉर्मूला हो गया F/2L। तो ठीक है, ये वही काम किया है जो हम समझना चाह रहे थे। यहां कुछ लिखा है वो भी देखते हैं। द क्वांटिटी S इज मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन। तो अब तक जो हम बार बार बात बोल रहे हैं सरफेस टेंशन, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो हो गया S। दो तरह से इसको समझ सकते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस टेंशन का दूसरा फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। इट इज इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया एक पार्ट एंड इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये दूसरा पार्ट, एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द मूवेबल बार। ठीक है, जो बार मूव कर रहा है उस पर ये फोर्स लग रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं सरफेस एनर्जी हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां पर जितनी हमने बात की उसमें क्या था, लिक्विड हमेशा हवा की तरफ था, पानी जैसे ग्लास में भरा ऊपर एयर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है वी नीड टू कंसीडर फ्लूइड सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद अदर फ्लूइड और सॉलिड सरफेस। ये है टेस्ट ट्यूब, उसमें हमने पानी भर दिया ऐसे, तो ये यहां वाला सरफेस है ना, वो तो क्या है, लिक्विड और साथ में है एयर। ये तो वो वाला पार्ट है जिसकी हम अब तक बात कर रहे हैं। लेकिन ये यहां वाले सरफेस की बात कर रहे हैं इधर, तो क्या चीजें यहां पर, लिक्विड है प्लस साथ में सॉलिड है। हमें इस सरफेस की भी बात करनी है, तो इसलिए बात कर रहे हैं कि जनरली ये वाला पार्ट भी आता है। यहां पर इन्होंने क्या लिखा है कि जो सरफेस एनर्जी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ये जो मटेरियल हमने लिए हुए हैं लिक्विड और सॉलिड के, वो मटेरियल कैसे हैं, यानी कि उनके मॉलिक्यूल कैसे हैं। डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑन बोथ साइड ऑफ द सरफेस, यानी लिक्विड का मटेरियल प्लस सॉलिड का मटेरियल, दोनों को देखने की जरूरत है। यानी अगर हम ये कहते हैं कि हमने पानी को ग्लास में भरा, अलग केस, पानी को मटके में भरा, अलग केस, पानी को हमने स्टील के ग्लास में भरा, तो अलग केस। तो यानी ये सारे केसेस जो हैं मटेरियल चेंज होने पर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, वो ये है, सरफेस एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द इंटरफेस बिटवीन टू मटेरियल एंड डिपेंड ऑन बोथ ऑफ देम। तो सरफेस एनर्जी दोनों पर डिपेंड करती है। हालांकि अभी तक जो हमने समझा उसमें एक तरफ एयर थी, लेकिन यहां हम कह सकते हैं कि एयर और वाटर इन दोनों पर डिपेंड कर रही होगी। क्योंकि एयर का तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वैसे ही बहुत कम होता है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सॉलिड वाले केस में हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा है, वी मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन अभी तक के जो हमने पढ़े हैं ना, ये उन्हीं को लिखा है, तो हम एक बार देख लेते हैं क्या है, बस हल्की फुल्की नजर मार लेते हैं। पहला, सरफेस टेंशन इज ए फोर्स पर यूनिट लेंथ, पढ़ चुके हैं। दिस इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये भी पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, ये बात आ गई। दूसरा लिखा है, अगर ये सॉलिड सरफेस के साथ कनेक्टेड माने तो ये लिक्विड और एनी अदर सब्सटेंस के मटेरियल पर ये डिपेंड कर रही है। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में क्या है उसको भी देख लेते हैं। यहां लिखा है, एट एनी पॉइंट ऑन द इंटरफेस बिसाइड द बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब है सॉलिड और लिक्विड की बाउंड्री। We can draw a line and imagine equal and opposite surface tension force S per unit length of the line acting perpendicular to the line in the plane of the interface। कहने का मतलब यह है, इसको मैं दो तरह से समझाता हूं। पानी भरा हुआ है किसी बाल्टी में और हम उस पानी की सरफेस को ऊपर से देख रहे हैं। अगर यहां पर एक इमेजिनरी लाइन मानूं, इस इमेजिनरी लाइन पर सरफेस एक फोर्स लगा रहा होगा, उस फोर्स को मैं इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अगर इस लाइन की लेंथ L है, फोर्स F है, तो सरफेस टेंशन होगी फोर्स पर यूनिट लेंथ।
तो जो फोर्स हम बनाएंगे ना वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाएंगे, यानी लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फोर्स कैसे बिहेव करेगा, जैसे कोई इसको खींचना चाह रहा होगा। आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, कोई पॉलीथीन है, किसी ने ऐसे टाइट पकड़ के रखी हुई है और बीच में से कोई अगर ब्लेड लगा ले तो क्या होगा, फट से पूरी फट जाएगी ना। लिक्विड भी ऐसा ही बिहेव करता है, बीच में से कोई काटे ना तो फट से पूरा फट जाएगा। ऐसा ही बिहेवियर होता है, लेकिन फटने जैसा दिखता है इसलिए नहीं है, क्योंकि अंदर का लिक्विड फिर ऊपर भी तो आ जाता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये क्या है। जैसे हमने एक इमेजिनरी लाइन मानी लिक्विड की सरफेस पर, इनका कहना है एट एनी पॉइंट ऑन द इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब है सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, लिक्विड एयर इंटरफेस, वहां पर वी कैन ड्रॉ ए लाइन। अब यहां वाली जो लाइन है ना, ये लिक्विड और एयर इंटरफेस पे लाइन पे खींची हुई मानी जाएगी। तो वी कैन ड्रॉ ए लाइन एंड इमेजिन इक्वल एंड अपोजिट सरफेस टेंशन। अब ये जो इक्वल एंड अपोजिट जो डायरेक्शन में फोर्स लगे हुए हैं, ये सरफेस टेंशन के फोर्स हैं जो इस लाइन को एक तरह से यहाँ पे रोके रखे हैं, हम ये ऐसा कहेंगे। एस पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन फोर्स एस। देखिए ये सरफेस टेंशन फोर्स एस लिखा है, बेसिकली इसको हम अब तक एफ लिख के आए थे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, तो इसी को बोला है सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये इसकी बात कर रहे हैं। ऑफ द लाइन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर वो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ये बात क्लियर, इस वाले डायग्राम से ये लाइन ज्यादा क्लियर समझ में आती है। ये लिखा है इंटरफेस के लिए, लेकिन सॉलिड और लिक्विड वाले इंटरफेस पर ये लाइन ड्रॉ करना जरा मुश्किल है। हम घुस के लाइन बनाए कैसे और देखें कैसे, लेकिन एयर वाटर पर ये समझना आसान है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहां पर हमें सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है कि किस की सरफेस टेंशन कितनी है। ये जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम उसको यूज कर लेंगे। अब यहां पे फिर एक लाइन आ गई है, उसको देखते हैं। फ्लूइड विल स्टिक टू ए सॉलिड सरफेस इफ द सरफेस एनर्जी बिटवीन द फ्लूइड एंड द सॉलिड इज स्मॉलर देन द सम ऑफ द सरफेस एनर्जीज बिटवीन सॉलिड एयर एंड फ्लूइड एयर। अब ये चीज समझ में नहीं आएगी, तो फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हम आगे देखते हैं। लेकिन एक चीज समझ में आ सकती है, फ्लूइड विल स्टिक। लिक्विड दो तरह से बिहेव करता है, जैसे पानी है तो उसको हमने यहाँ पे डाला तो चिपक जाता है हाथ के साथ साथ, लेकिन अगर इस पर मरकरी की ड्रॉप डालें, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ पर वो हिल रही है, यानी वो चिपक नहीं रही है, तो चिपकेगा कब, उसकी ये कंडीशन बता रखी है। इस कंडीशन को हम आगे समझेंगे। इसको समझाने से पहले यहां एक डायग्राम बना के बता रखा है कि हम किसी भी सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम कैसे मेजर करें, उसको देख लेते हैं पहले, फिर उस लाइन पर आएंगे, क्योंकि वो लाइन समझने में ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। देखिए ये एक लिक्विड भरा हुआ है, सामने यहां पर एक कोई सरफेस है, कोई वायर टाइप का मान लेते हैं, उससे एक धागा बांधकर एक जैसे तराजू होता है ना, तराजू टाइप का बना दिया, यहां पर कोई वेट रख दिया है। सिंपल सी बात है, ये लिक्विड सरफेस जो है ये ऊपर की सॉलिड सरफेस पर, इस पर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगाएगा, तो ये चिपक जाएगा। यहां पर कितना फोर्स लगाना है इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर हम वेट रखना शुरू करते हैं। जिस जगह ये बैलेंस हो जाएगा उतना वेट ही इस सरफेसियल फोर्स के इक्वल होगा। तो सिंपली ये बहुत आसानी से देख सकते हैं, इसमें कुछ बताने जैसी चीज नहीं है। देखो मेंशन कर रखा है सरफेस, अब ये क्या है, लिक्विड और एयर, ये वो वाला पार्ट है लिक्विड और एयर के इंटरफेस का सरफेस टेंशन। ये लिक्विड है, ऊपर एयर है, तो उसकी बात कर रहे हैं। फोर्स अपॉन 2L होता है, फोर्स की जगह इन्होंने कर दिया वेट, जो वेट वहां पे हमने लटकाया हुआ है, इस वेट को हम mg रखते हैं, तो दैट इज mg अपॉन 2L। तो mg मेजर कर लो, उससे हम ये सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, m जो है ये मास है जो हमने वहां रखा है, और l इज द लेंथ ऑफ द प्लेट, प्लेट का जो किनारा है उसकी लेंथ है। डबल क्यों लिए, क्योंकि ये दोनों तरफ है। अगर मान लिया ये पेन ही मैं रख दूं तो इधर से भी सरफेस कनेक्टेड है और इधर से भी कनेक्टेड है, इसलिए 2L हमने रख दिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इन्होंने बताने की कोशिश की, पर एक पार्ट इसमें बच गया है, उसको अभी हम समझेंगे। पहले नेक्स्ट टॉपिक है
इस पर आ जाते हैं, ये एक साथ ही समझना पड़ेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अभी हमने लास्ट टॉपिक में एक लाइन है वो छोड़ी हुई है, उस लाइन को समझने में ये टॉपिक हमारी हेल्प करेगा। देखते हैं कैसे करता है, उसको देखते हैं। द सरफेस ऑफ लिक्विड नियर द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट विद अनदर मीडियम इज इन जनरल कर्व्ड। अब देखिए इस लाइन का मीनिंग, जब हम पानी को किसी टेस्ट ट्यूब में भरते हैं या मरकरी को टेस्ट ट्यूब में भरते हैं या किसी सरफेस पर लिक्विड को हम सिर्फ बूंद की तरह गिरा देते हैं, तो क्या होता है, सरफेस, ये सॉलिड सरफेस है, इस पर हमने लिक्विड डाला, तो अगर वो बड़ी सी बूंद बनी हुई है ना, तो उसकी शेप होती है ऐसी, और अगर वो फैल गया है पानी की तरह तो वो बिखर जाता है ऐसे, ज्यादा जगह घेरता है। तो ये वाला केस तो है मरकरी और ग्लास का केस, और ये वाला केस है वाटर और ग्लास का केस। तो हम यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि सॉलिड सरफेस पर जो लिक्विड की ड्रॉप है ना, वो कर्व सरफेस रहती है, ऐसे नहीं रहती इस तरह से, ये ऐसी नहीं रहती है, तो कर्व सरफेस होती है, चाहे वो इस तरह की हो चाहे वो इस तरह की हो, तो जनरली कर्व्ड, ये हम बताना चाह रहे हैं। द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो लिक्विड की सरफेस पर टेंजेंट, पहली चीज तो है ये वाला पार्ट, तो लिक्विड की सरफेस पर टेंजेंट जैसे कि ये बना दी मैंने, यहां पर यहां बनानी है तो ये इस तरह की बना दी, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहां तक आ गए। एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, सॉलिड सरफेस है ये वाली, तो दो पार्ट हुए, एक तो ये इनसाइड द लिक्विड, एक ये आउटसाइड द लिक्विड, हमें चाहिए इनसाइड द लिक्विड वाला केस। तो इनसाइड द लिक्विड वाला केस है ये वाला केस। तो ये तो हुआ टेंजेंट, और ये सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, इनके बीच का एंगल जो है दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यही यहां पर देखते हैं, तो ये तो हो गया टेंजेंट, और सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड यानी कि ये वाली सरफेस, ये एंगल हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर से एक बार बोलता हूं, द एंगल बिटवीन, किन दोनों चीजों के बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज टर्म्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। हम हर सिचुएशन में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रॉप है, टेस्ट ट्यूब में पानी भरा हुआ है, तब भी हमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना आना चाहिए इस डेफिनेशन से, ठीक है। इन्होंने खुद भी इसको डिनोट किया गया है, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, हम ऑलरेडी थीटा से डिनोट कर चुके हैं। इट इज डिफरेंट एट इंटरफेसेस ऑफ द डिफरेंट पेयर ऑफ लिक्विड एंड द सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड हम जो भी लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये थीटा बदलता जाएगा। द वैल्यू ऑफ थीटा डिटरमिन वेदर ए लिक्विड विल स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और इट विल फॉर्म ड्रॉपलेट ऑन इट। कहने का मतलब यह है, लिक्विड उस सरफेस पर फैलेगा, फैलेगा मतलब है चिपकेगा, बिखर जाएगा इधर उधर, या फिर वो सिर्फ एक ड्रॉपलेट बना देगा, मींस वो उससे दूर होने की कोशिश करेगा, चिपकेगा नहीं। जैसे मरकरी का केस है, हम उसमें हाथ भी अगर अपना मरकरी में डालते हैं तो बिल्कुल सूखा वापस आता है, वो चिपकता नहीं है। आगे इन्होंने डायग्राम में ये रिप्रेजेंट किया गया है, ये दो डायग्राम है, इनको भी देखते हैं। ये तो हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां पर ये और यहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया ये। सॉलिड की सरफेस पर पहले क्या बनाना है हमें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमें बनाना है टेंजेंट। तो ये बनाया टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, ठीक। फिर हमें देखना क्या है, सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस के दो पोर्शन होंगे, एक लिक्विड के अंदर, एक लिक्विड के बाहर। तो ये वाला पार्ट है लिक्विड के अंदर, यानी कि दिस इज इनसाइड लिक्विड, और टेंजेंट और इस सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल है थीटा, जैसा कि यहां मेंशन है। ऐसे ही यहां पर भी देख सकते हैं, ये तो हो गई है टेंजेंट, और ये है सॉलिड की सरफेस इनसाइड लिक्विड, और इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। यहां तक क्लियर। अब देखते हैं कि बाकी की जो चीजें हैं ना वो क्या है, फिर हमें वो सेंटेंस भी समझना है जो हमने छोड़ा हुआ है। तो
ये है सॉलिड, ऊपर है यहाँ पर एयर, और ये है लिक्विड। तीन चीजें यहाँ पर हैं। तो उसी हिसाब से देखिए, दिस इज एस। एस स्टैंड फॉर सरफेस एनर्जी। जो सरफेस एनर्जी है हम जानते हैं, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ या सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो कहीं इसको हम एनर्जी बोल रहे हैं, कहीं फोर्स बोल रहे हैं, तो आप ध्यान रखना कि हम किस तरह से इसको बोल रहे हैं, बात एक ही है। सरफेस एनर्जी, एस स्टैंड फॉर सॉलिड, ए स्टैंड फॉर एयर। तो सॉलिड और एयर के बीच में जो सरफेस है ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है, यानी यहां की सरफेस एनर्जी। वहां देखते हैं अंदर, सॉलिड, एस फॉर सॉलिड और एल फॉर लिक्विड, यानी कि ये इस वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं जो इनसाइड लिक्विड है। ये मत सोचना कि ये बाहर पहुंच गया है तो ये एयर में पहुंच गया है, ये यहां पर है। ये टेंजेंट हमने बनाई है लिक्विड की उस सरफेस पे जो एयर में है, यानी कि ये है लिक्विड और ये है एयर। तो देखिए लिक्विड एंड एयर, तो ये है सरफेस एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। तो ये नाम क्लियर हो गए। इसी तरह से यहां पर देखिए, एस ए सॉलिड एयर, एल ए लिक्विड एयर और एस एल सॉलिड लिक्विड। यहां पर हम इन एनर्जी को, अब चूंकि ये वाले जो डायग्राम बने हुए हैं ये डायग्राम इक्विलिब्रियम में है, मींस ऐसा नहीं है कि ये ड्रॉप हमें दिखाई दे रही है और देखते देखते ये फ्लैट हो गई है, ये ऐसे ही रहती है, ये ऐसे ही रहता है, यानी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है जो एनर्जी है या फिर फोर्स, देखिए मैंने क्या बताया था, सरफेस एनर्जी का ही दूसरा नाम है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस एनर्जी या फोर्स ये इक्विलिब्रियम में होंगे। तो एक बार यहां पर देखते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। ये एस एल ए सरफेस एनर्जी, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा इधर, ये होगा एस एल ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा इधर, दिस इज एस एल ए साइन थीटा। इसी तरह से यहां पर भी होगा, यहां पर भी देखते हैं, ये कंपोनेंट हो गया एस एल ए जिसकी हम बात करना है, तो ये वाला एंगल होगा पाई माइनस थीटा। तो इधर का जो कंपोनेंट होगा ये होगा एस एल ए कॉस पाई माइनस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर होगा यहां पर, ये होगा एस एल ए साइन पाई माइनस थीटा। क्लियर? यहां तक कंपोनेंट ब्रेक कर दिया। इक्विलिब्रियम का मतलब है लेफ्ट की सारी चीज राइट की सारी चीज के इक्वल, ऊपर वाली सारी चीज नीचे वाली सारी चीज के इक्वल। तो ऊपर नीचे की बात करते हैं पहले। एक फोर्स ऊपर है जो इसके mg से ये बैलेंस हो रही होगी, इसी तरह से यहां पर भी mg से बैलेंस हो रही होगी। तो वर्टिकल डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखते हैं। नीचे वाले को देखते हैं पहले, ज्यादा आसान लग रहा है। लेफ्ट में है एस एस ए, ये तो लेफ्ट के, राइट हैंड साइड में दो तरह के फोर्स हैं। पहला है एस एल ए कॉस थीटा प्लस दूसरा है एस एस एल। क्लियर? एक तो ये और एक ये। ऊपर वाला भी देख लेते हैं हम। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में दो फोर्स हैं, एक तो है एस एस ए, ये पहला वाला, दूसरा एस एल ए कॉस पाई माइनस थीटा, एस एल ए कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक फोर्स एस एस एल, एस एस एल। कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं एस एस ए, इसको माइनस लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में भी ले जा सकते हैं, तो प्लस कर दूं डायरेक्ट ही, तो इज इक्वल टू एस एल ए कॉस थीटा प्लस एस एस एल। अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मैच करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड ये वाला पार्ट सेम, और एस एस एल ये भी सेम। कहने का मतलब ये है कोई भी लिक्विड की शेप हो, लिक्विड चाहे इस तरह का हो चाहे इस तरह का हो, ये रिलेशन सेम आता है। एक चीज क्लियर। दूसरी बात जो यहीं से पता चल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लिक्विड सॉलिड पर चिपकता है और कौन सा नहीं चिपकता है, इसको भी देखिए। यहां क्या पता चल रहा है, यहां पता चल रहा है कि लिक्विड सॉलिड की सरफेस से बहुत कम टच में है। सोचिए क्यों टच में कम है,
क्योंकि सॉलिड की सरफेस इसको शायद चिपका नहीं रहा होगा, अदरवाइज जो बूंद है वो तो फैलना चाहती है ना इस तरह से। तो इस केस में पता चलता है ये वाला लिक्विड जहां पर है, यानी ये क्या है, थीटा लेस देन 90 वाला केस है। इस केस में लिक्विड सरफेस को गीला करता है, या हम कह सकते हैं सरफेस पर चिपकता है। क्लियर? अब ये एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये एग्जाम्पल हो सकता है पानी प्लस ग्लास। अगर हम पानी की ड्रॉप को ग्लास के ऊपर डालेंगे तो इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। ये कौन सा केस हो सकता है, इसको भी देखते हैं। कौन सा लिक्विड है जो चिपकता नहीं है? वो है मरकरी और ग्लास। मरकरी तो वैसे भी आसानी से हाथ से भी नहीं चिपकता, तो इस केस में थीटा की वैल्यू जो है 90 से ज्यादा है। पहले तो ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक थीटा है। ये इस तरह की जो शेप है 90 से ज्यादा वाला केस, ये चिपकता नहीं है। इट डज नॉट स्टिक, डज नॉट स्टिक। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मरकरी प्लस ग्लास। तो इस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है। तो देखिए, सिर्फ ये छोटा सा एक डायग्राम है, इस डायग्राम से हमने कितनी सारी चीजें निकाल ली। अब थोड़ा और समझते हैं इसको आगे कि इसमें और क्या छुपा हुआ है, देखते हैं। तो इसको मैं पहले मिटा देता हूं। तो मैंने यहां पर कुछ चीजें मिटा दी हैं और कुछ चीजें रख ली हैं। वो इसलिए कि मुझे बार बार कुछ याद दिलाना होगा, तो इससे याद दिला दूंगा। ये हमने इक्वेशन रख ली, ठीक है। पहले बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, किसी की भी एक की बात करते हैं पहले। चलो इसी की बात करते हैं। इस वाले केस में हम ये कहते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल की, मान लिया यहां पर कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है। इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को जो बाकी के अंदर के मॉलिक्यूल हैं ये भी इसके आसपास हैं, ये सारे मॉलिक्यूल उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां पर हम ये कहते हैं कि जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं एफ लिक्विड लिक्विड, ये जो लिख रखा है इसका मतलब है लिक्विड लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो फोर्स ज्यादा है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। इससे क्या पता चला वो देखते हैं। ये है सॉलिड, उसके ऊपर है एक ड्रॉप। इसके अंदर वाले फोर्स इतने ज्यादा हैं कि वो सॉलिड सरफेस के फोर्स को ओवरकम करते हैं। तो यहां वाला मॉलिक्यूल जिसको सॉलिड भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन सॉलिड उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है और वो उससे दूर हो जाता है। तो पहली चीज, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यहां ज्यादा है, सॉलिड वाला मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उतना नहीं है कि सॉलिड के साथ ये चिपक पाए। नतीजा क्या होगा? ये उससे दूर रहते हैं। पहली चीज तो ये। तो आपको ये पता चल गया थीटा इज ग्रेटर देन 90 वाला केस में कौन सी एनर्जी ज्यादा है? सॉलिड लिक्विड, ये वाली एनर्जी कम है, जबकि लिक्विड लिक्विड की एनर्जी, यानी वो फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स इसका ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स इसका कम है। एक चीज तो ये क्लियर। अब ये ऐसे ही यहां देखें तो यहां पर क्या होगा? यहां उल्टा होगा। यहां पर सॉलिड लिक्विड का एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा और लिक्विड लिक्विड का कोहेसिव फोर्स जो है वो कम होगा। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। इस केस में जो भी सरफेस बनी, यहां से यहां तक की कांटेक्ट हो ही गया ना, इस सरफेस को बनाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहां पर इनका फोर्स तो कम है। अब फिर भी अगर हम उस सरफेस को चिपकाना चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो मींस इस वाली सरफेस के लिए हम लिखते हैं मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ते हैं। और यहां पर इस तरह से देखेंगे तो यहां पर कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जब कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो इतनी एनर्जी तो इजीली मिल जाएगी। तो ये वाला जो लिक्विड है इसको आसानी से गीला कर पाता है, ये वाला लिक्विड आसानी से गीला नहीं कर पाता। जबरदस्ती करेंगे तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इस रिलेशन से कुछ समझते हैं। इस रिलेशन से क्या समझते हैं वो देखते हैं। सॉलिड एयर, ये भी एनर्जी है, तीनों ही एनर्जी है। अब हम बात करते हैं किसी एक जगह से, यहां से बात करते हैं पहले। एस एस ए वाले केस में, इसको मिटा देता हूं यहां पर।
एसएसए वाले केस में मैं क्या करता हूं, इनकी एक रफ वैल्यूज मान लेता हूं। यहां पर थीटा है लेस देन 90, तो थीटा लेस देन 90 में थीटा की जो भी वैल्यू होगी 0 से 1 की होगी, यानी एस एस ए, ये पहला रिलेशन इज इक्वल टू एस एल ए, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर ये मैक्सिमम केस हुआ तो 1। ठीक है, ये कब होगा, ये तब होगा जब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, यानी ये लिक्विड की ये जो सरफेस है ये बिल्कुल फ्लैट, लिक्विड पूरी तरह से फैल जाएगा। ठीक है, ये एक्सट्रीम केस होगा। और ये कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये तब होगा जब लिक्विड जो है एक सीधी वर्टिकल लाइन बना ले, यानी कि इस तरह से ये लिक्विड बॉक्स बन जाए। तो ऐसा तो होगा नहीं ना, तो यानी ये वर्टिकल दोनों एक्सट्रीम केस है ना, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल केस है, रेयर कहीं पर ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पार्ट है हमने इसके दो एक्सट्रीम केस ले लिए, प्लस लास्ट वाली डिजिट है एस एस एल। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि ये रिलेशन किस तरह से होगा। अगर ये 1 हुआ तब तो उस केस में जब 1 होगा तो हम लिखेंगे एस एस ए इज इक्वल टू एस एल ए प्लस एस एस एल। 1 होने पर हम ऐसा लिखेंगे, यानी ये इक्वल होंगे। अगर ये 1 से छोटा हुआ तब क्या होगा, तब अब देखते हैं। मान लेते हैं इसकी वैल्यू जो है वो है 100, इसकी वैल्यू, तीसरे की वैल्यू मान लेते हैं 50। देखिए ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यू भी ऑलमोस्ट फिक्स है। सॉलिड और लिक्विड इनके बीच की जो एनर्जी होती है ना, उनकी रेंज है, जैसे कि एयर वाले की, सॉलिड एयर की सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड एयर की 100 से 500 की रेंज में होती है। अब ये मैंने कोई यूनिट नहीं बोली है यहाँ पर, और इसकी तो और भी कम होती है। तो मैं अभी उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट रिलेशन समझाने के लिए है ये। अब यहाँ पर 0 से 1 के बीच की एक वैल्यू मान लेता हूँ लेट हाफ, यानी ये तो हुई कॉस थीटा की वैल्यू। अब एस एल ए की वैल्यू मैं क्या रखूं कि ये इक्वेशन मैच कर जाए, तो देखिए ये 100 है, ये 50 है, तो यहाँ 50 होना चाहिए। यहाँ 50 तब होगा जब यहाँ पर 100 होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे पता चला कि जो रिलेशन है, किसका रिलेशन, एस एस ए का, एस एल ए का और एस एस एल का। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड लिक्विड ये वाला पार्ट, सॉलिड लिक्विड की जो एनर्जी है इन दोनों के रेस्पेक्ट में कितनी है, बहुत ही कम। ये भी 100 है, ये भी 100 है, उससे काफी कम। मैं इसको थोड़ा सा लिखना चाहूं तो यहां लिख देता हूं एस एस एल, सॉलिड लिक्विड की एनर्जी, दिस इज लेस देन सॉलिड एयर एस एस ए प्लस, वैसे तो इसी से कम है, प्लस करूंगा तो और भी कम हो जाएगी, सॉलिड लिक्विड एयर। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने यहां से निकाला। अब मैं आपको एक पुरानी चीज याद दिलाता हूं जो हमने उस समय छोड़ रखी थी, उस पर आते हैं। स्क्रीन को थोड़ा इस तरह से छोटा करते हैं कि हमें दोनों चीजें दिखाई दे, हमारा ये एनालिसिस भी और हमारी पुरानी वाली चीज भी। देखिए टॉपिक हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से पहले वाला था, इसमें क्या लिखा है, फ्लूइड विल स्टिक टू ए सॉलिड सरफेस। स्टिक करने का मतलब है, इस केस की बात कर रहे हैं। इफ द सरफेस एनर्जी बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड, फ्लूइड एंड सॉलिड मींस सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि ये सॉलिड एंड लिक्विड is smaller than the sum of surface energy between solid air, this is solid air, and fluid air, यानी कि ये फ्लूइड एयर का केस। तब आप देखिए यहां जो सेंटेंस हमें लिखा हुआ नजर आया उसको हम वहां नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब हम यहां पर समझ पाते हैं कि किस रिलेशन से हम ये सारी चीजें कह सकते हैं। तो अब हम ये बता सकते हैं कि यहां वाले केस में क्या होगा। यहां वाले केस में सॉलिड लिक्विड के बीच की एनर्जी, जिसको यहां कम कर रहे हैं ना, यहां पर ये बहुत ही ज्यादा होगी। हमने बताया कि अगर ये सरफेस बनानी है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहां पर ये दोनों से ज्यादा होगी, यानी कि एस एस एल, सॉलिड लिक्विड की एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन सॉलिड एयर प्लस सॉलिड लिक्विड एयर, इनसे ज्यादा होगी। ये केस तो है बाकी वाला केस। अगर हम एक्सट्रीम केस भी ले लें
तो उसमें ये इक्वल का साइन भी आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है और यहां पर ये ऐसा हो सकता है, यानी कि एक्सट्रीम केस में इक्वल, अदरवाइज ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई है, इसको बार बार देखिए, आपको तब ये रिलेशन समझ में आएगा। अब देखते हैं कि इन्होंने जो लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है वो देखते हैं। वी कंसीडर थ्री इंटरफेशियल टेंशन ऑल द थ्री सरफेसेस interfaces liquid air, solid air and solid liquid denoted by SLA, SSA and SL। क्लियर है यहां तक? फिगर 9.17A एंड बी ये हम देख ही चुके हैं। एट द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट द सरफेस फोर्स बिटवीन द थ्री मीडिया मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। ये भी बात हमने कही, जब ये ड्रॉपलेट बनी हुई है तो ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे। फ्रॉम द फिगर 9.17b इन्होंने नीचे वाला फिगर जो था, यानी कि ये वाला फिगर, उस फिगर से ये एनालिसिस किया है और ये एनालिसिस देखिए हमारे वाले एनालिसिस से मैच कर रहा है। हमने एस एस ए को लेफ्ट में लिखा था, इनको राइट में लिखा था। तो क्लियर है यहां तक? आगे क्या लिखा है वो भी देखिए। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं वो भी देखिए। ये लिखा है ये बी के लिए। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है थीटा इज ग्रेटर देन 90, यानी अब ये बात कर रहे हैं ऊपर वाले डायग्राम के लिए। ऊपर वाला डायग्राम कौन सा? ये वाला डायग्राम, इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है, इफ एस एस एल इज ग्रेटर देन एस एल ए, ये इन्होंने लिखा, क्या लिखा है ये भी समझिए। सॉलिड लिक्विड के बीच की एनर्जी लिक्विड एयर की एनर्जी से ज्यादा हो। देखो इन्होंने अपने आप ही लिखा है, हमने इसको समझ चुके हैं कि ये ज्यादा इस वाले केस में होती है। ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये सॉलिड के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है। एज इन द केस ऑफ वाटर लीफ इंटरफेस, वाटर लीफ इंटरफेस जो पत्ती होती है पेड़ की, उसके ऊपर पानी की ड्रॉप डालते हैं ना, तो वो बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे मरकरी ग्लास पे। हमने इसको लिखा था ग्लास मरकरी इंटरफेस, हमने ये लिखा था। तो दोनों एक ही बात है। वाइल इट इज इन केस ऑफ एक्यूट एंगल, यानी थीटा 90 से छोटा हो, तो एस एस एल यानी ये वाला इज लेस देन एस एल ए। ठीक है, अब हम इनको समझ चुके हैं, इसलिए ये डायरेक्ट लिखने पर हमें फर्क नहीं पड़ता है। एज इन केस ऑफ वाटर प्लास्टिक इंटरफेस, ठीक है, प्लास्टिक की जगह ग्लास लेंगे तब भी सेम रिलेशन आएगा। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। When theta is an obtuse angle, यानी ये केस, then the molecule of liquids are attracted strongly। मैंने कहा मरकरी वाले केस में जो मरकरी के ही लिक्विड के, मरकरी के ही मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, सॉलिड के नहीं कर पाते हैं। तो अट्रैक्टेड स्ट्रांगली टू देमसेल्फ एंड वीकली टू दीज ऑफ सॉलिड, इट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू क्रिएट ए लिक्विड सॉलिड सरफेस। आगे वहीं पे कि यहां पर लिक्विड सॉलिड सरफेस बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एंड लिक्विड देन डज नॉट वेट द सॉलिड। दिस इज व्हाट हैपेंस विद वाटर ऑन ए वैक्सी और ऑयली सरफेस। पानी को अगर ऑयली सरफेस पे डालेंगे तो ऐसा ही होगा। एंड विद मरकरी ऑन ग्लास, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ग्लास लिखा होगा। ऑन एनी सरफेस, ज्यादा क्लेवर है, हर सरफेस पे मरकरी ऐसा ही बिहेव करता है। ऑन द अदर हैंड, if the molecule of the liquid are strongly attracted to those of solid, यानी कि लिक्विड और सॉलिड के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, लिक्विड लिक्विड का कम हुआ, this will reduce SSL and therefore cos theta may be increase or decrease। ये लिखा तो है may be increase or decrease, in this case theta is an acute angle, और साफ साफ लिखा है ये लेस देन 90 होता है। This is what happen for a water on glass, आ गया, और on plastic and for kerosene oil on virtually anything, it just spread। ठीक है, तो केरोसिन यानी मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं वो हर जगह फैल जाता है। अब यहां पर जो बात बता रखी है वो क्या है वो देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं हम इस बात को। अब हमें पता चल चुका है थीटा इज लेस देन 90 के लिक्विड जो है फैलते हैं। ठीक, अब उससे क्या पता चलता है ये समझिए।
कपड़े धोने के लिए हम पानी में डालते हैं डिटर्जेंट या साबुन की टिक्की। ठीक है, टिक्की आजकल कम यूज करते हैं लोग, पर गांवों में यूज होती है। क्यों उसको हम मिलाते हैं डिटर्जेंट को, अब पता चलता है। पानी में, पानी जो है वो मैल को साफ करता है, लेकिन मैल को साफ करने के लिए जरूरी है कि पानी कपड़े के अंदर तो जाए। अंदर कब जाएगा? जब वो पानी कपड़े से चिपकेगा या उस पर फैलेगा। मैल क्या होता है? हमने शर्ट पहनी, कॉलर यहाँ पे ऑयली ऑयली टाइप हो जाता है, गंदगी भी चिकनी चिकनी लगती है। यानी कि पानी ऐसी ऑयली सरफेस पर तो फैलता ही नहीं ना। थीटा इज ग्रेटर देन 90 बनाएगा। लेस देन 90 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें डिटर्जेंट मिलाते हैं। डिटर्जेंट उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देता है और पानी आराम से कपड़े के अंदर फैलता है। और पानी का तो काम है सफाई करना, सो वो कर ही लेता है। तो यही बता रखा है, सोप, डिटर्जेंट एंड डाइंग सब्सटेंस आर वेटिंग एजेंट, गीला करने के काम आता है। इसी तरह से देखा होगा ना कि वो मलेरिया डेंगू के मच्छर के लिए क्या कहते हैं, पानी की सरफेस पर मिट्टी का तेल डाल दो। अभी अभी हमने बोला मिट्टी का तेल, थीटा इज लेस देन 90 का केस है ऑलमोस्ट हर सरफेस पर। तो पानी की सरफेस है, जो मच्छर होता है वो आके ऐसे बैठ जाता है। किस पे बैठता है? सरफेस टेंशन, यानी जो अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है सरफेस पर, वो इतना हल्का होता है कि उस अट्रैक्शन फोर्स से ही बैठा रह जाता है बड़े आराम से। सिर्फ बैठता नहीं वो अपनी पत्नी के साथ बैठता है, बच्चे पैदा कर देता है, पूरे परिवार जनरेशन उस पर चल जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हमें उनकी जनरेशन नहीं चाहिए, तो उस पर मिट्टी का तेल थोड़ा सा डाल दो, सरफेस टेंशन खत्म हो जाती है, मच्छर उसमें डूब जाता है, उसके अंडे बच्चे पाप का काम हुआ। पर हमें बचने के लिए तो ये करना पड़ता है ना, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो इस तरह से मिट्टी का तेल भी सरफेस टेंशन को कम कर देता है। तो ये कुछ एक चीजें समझा कि वो इसी तरह से है। When they are added to the angle of contact become small so that these may penetrate well and become effective. Waterproofing agent on the other hand are added to the create a large angle of contact. कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि पानी ये वाटर प्रूफ है, तो वाटर प्रूफिंग में ऐसा मटेरियल बनाते हैं जिसमें थीटा 90 से ज्यादा हो जाता है तो पानी दूर रहता है उससे। तो यहाँ पर हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट से बहुत सारी चीजें समझ ली, वो जो दो डायग्राम थे उनसे हमने ऑलमोस्ट सब कुछ समझ लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो भी है इसको अगली क्लास में लेते हैं, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफी है। तो थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।